बाजार गई, उसको अपने बच्चे के लिए 2 तरह के पैकेट लाने हैं। तुम लोग के बाजार में सेरेलैक, कॉम्प्लेन वगैरह ऐसे पैकेट मिलते हैं, ठीक है। तो एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू, ठीक है। अब वो बाजार जाने पे देखती है और डॉक्टर ने उसको क्या बताया कि उसके बच्चे को कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए चाहिए है और 11 मात्रक विटामिन बी चाहिए उसको, ये बता दिया डॉक्टर ने, ठीक है। बोल रहे कम से कम इतनी मात्रा तो विटामिन ए की होना चाहिए, इतनी मात्रा विटामिन बी की होना चाहिए। अब उसने देखा कि पहले वाले प्रोडक्ट में, पी वाले प्रोडक्ट में माने पी वाले डिब्बे में विटामिन ए कितना है 3 यूनिट और विटामिन बी है 5 यूनिट, 5 मात्रक, ठीक है, 5 ग्राम कितना भी हो सकता है। उसके बाद दूसरे वाले पैकेट क्यू में विटामिन ए है 4 यूनिट और विटामिन बी है 2 यूनिट, ठीक है। और उसने रेट तलाशी कि पहला वाला जो पैकेट है वो 1 किलो 60 रुपए का आ रहा है और दूसरा वाला पैकेट आ रहा है 1 किलो 80 रुपए का। इतना सवाल की भाषा पढ़ के समझना पड़ेगा तो। अब सवाल बनता है कि वो बाजार से दोनों पैकेट खरीद के लाए, है ना, और उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए और उसका पैसा कम से कम लगे, उसका पैसा कम से कम लगे। तो अपन को ये देखना है कि विटामिन पी मतलब पैकेट पी और पैकेट क्यू कितने कितने खरीद के लाए। भाई एक पैकेट से तो काम नहीं चलेगा उसका, अब 2 पैकेट ला सकती है या 2 पैकेट इसके लिए आए, 3 पैकेट इसके लिए आए, ऐसे खरीद के लाने हैं। तो वो ये देखना है कि वो उसके बच्चे को जो कमी है वो पूरी हो जाए। विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक मिल जाए, विटामिन बी 11 मात्रक मिल जाए, पैसा उसके कम से कम खर्च हो। यही उद्देश्य होता है ना दुकान में जब सामान खरीदता है आदमी। ग्राहक खरीदता है कम से कम लागत में, दुकानदार बेचता है ज्यादा से ज्यादा लाभ में, है ना। तो अब तुम्हें सवाल पढ़ के जी समझना है कि किसको एक्स और वाई माना जाए। सवाल क्या बना भाई, पी पैकेट और क्यू पैकेट खरीद के ला रही है। अब कितने कितने ला रही है तो अपन क्या मानेंगे, एक्स और वाई। तो यहां लिखेंगे माना पी भोज्य मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, कितने खरीद के लाए एक्स और क्यू जे खरीद के लिए वाई। अब अपना उद्देश्य, रेशमा का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, न्यूनतम लागत, है ना, न्यूनतम लागत। तो न्यूनतम लागत जेड बराबर 60। जे वाला पैकेट कितने का आ रहा है 60 रुपए का, तो 60 एक्स रुपए खर्च हो जाएंगे उसके पैकेट पी पर। पैकेट क्यू पर कितने खर्च हो जाएंगे 80 बाई, जो उद्देश्य फलन हो गया। अब लिखेंगे अपन अविरोध, अविरोध है ना, इसको कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं अंग्रेजी में, हाँ इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अविरोध में क्या बनाते हैं, असमकाएं, समीकरण नहीं असमकाएं। तो देखो पहली असमका बनेगी विटामिन ए के लिए, तो विटामिन ए में 3x मिल जाएगा। जैसे पी पैकेट खरीद के लाइए, 1 पैकेट खरीदेगी तो 3, 2 पैकेट खरीदेगी तो 6, x पैकेट खरीदेगी तो 3x और 4y बेटा पैकेट क्यू से मिल जाएगा। और ये उसका क्या होना चाहिए, कम से कम 8, इसका मतलब 8 या 8 से ज्यादा चल जाएगा। अब ये निशान समझ के करने पड़ेंगे। देखो कैसे, पहले लगाया था मैंने छोटे वाला, अब लगा दिया बड़ा। इसका मतलब ये है डॉक्टर ने जी कही है कि 8 यूनिट तो विटामिन ए चाहिए, 8 से ज्यादा हो जाए तो चल जाएगा, कम नहीं चलेगा। अब जो साहब 8 से ज्यादा तो फिर कितना भी हो सकता है भाई, जेब में पैसा तो हो,
अब तो नहीं कि ट्रक भरी थी खरीदा, पप्पी पैकेट ट्रक भरी थी खरीदा, क्यों पैकेट ट्रक भरी थी खरीदा, ऐसी तो क्षमता है नहीं किसी की। आदमी अपनी क्षमता के अनुसार ही लाएगा ना, क्योंकि शब्द क्या लग गया है, न्यूनतम लागत में कम से कम पैसा खर्च हो उसका। ठीक है, चलो तो पहला समीकरण। चलो अब 5x विटामिन बी के लिए, जी काय के लिए हो गया, विटामिन ए के लिए। अब विटामिन बी के लिए 5x प्लस 2y 11। ठीक है, और फिर ये तो लिख ही दिया करो, x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। देखो पूरे समीकरण, पूरे जो डाटा लिखे थे उनका सब का उपयोग हो गया। अब जाए हटो, अब कोई मतलब नहीं। अब तुम्हें 12.1 प्रश्नावली में जिस समीकरण बने बनाए हैं, तो परीक्षा में एक सवाल तो समीकरण डायरेक्ट बना बनाया आएगा, तो तुम्हें समीकरण बने बनाया वाला करना है। समीकरण बनाओगे तो वहां गलती होने की संभावना है। वो मजबूरी है कि साहब वो कभी कभार क्या होता है, वो सीबीएसई में तो क्या करते हैं कि वो सवाल ही एक देते हैं, चॉइस ही नहीं देंगे हैं। और चॉइस ही नहीं दी, भाषा वाला सवाल दे दिया, तो वहां तो मजबूरी में करना ही करना है। लेकिन तुम लोगों को तो चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये समीकरण तो उतार लो, फिर अपन यहाँ से ग्राफ चालू करेंगे और हल करेंगे। सादा कागज पे ही बन जाएगा कोई। वैसे है मजेदार सवाल है। लेकिन ये है कि कई बार समझाने में हो सकता है एक सवाल ही पूरे पीरियड में हो। बस समझ में आना चाहिए कि सवाल ऐसे करना, सवाल हो ही जाए और समझ में आए नहीं तो फिर मतलब क्या है। ये टेबल नहीं बनानी है परीक्षा में, ये टेबल तो रब वर्क है तुम्हारा, मेन है ये समीकरण। जैसे हम बनाने टेबल से बहुत फायदा है, समझ में आता है। हाँ, ये अगर टेबल से गलती नहीं होती, जो तुमने लिखी है संख्याएं वो सही उतर जाती हैं, है ना। और भाषा बनाते बार बार में सवाल पढ़ोगे तो हो सकता है कहीं कहीं संख्या उतार ली, विटामिन ए वाली विटामिन बी में उतार ली, विटामिन बी वाली ए में उतार ली, इसी गड़बड़ से मोटा लग गया सवालों को। कौन सी बड़ी उतार लो, साइड से उतार लो सवाल के। अंग्रेजी मत लिखना, पुस्तकों में जो लिखी है वो बस। उतर गया हैं? तो समीकरण उतार दो, तो टेबल पे देख लिया, टेबल तो सवाल में जो चीजें लिखी हैं वो लिख दी है वो तो ठीक है। हाँ, अब आ जाओ। तो सुनो, अब तुम लोगों की समझ में आ गया होगा कि 12.2 के सवाल अगर करना सीख गए तो 12.1 के तो फिर हो ही जाएंगे। अब यहाँ से चालू होते हैं 12.1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखो क्या, हाँ हाँ, समीकरण
समीकरण नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं? असमीकरण या असमताएं। तो असमताएं एक से तथा दो से, तो ये ऐसे बॉक्स बना लो दो। आलेख से हाँ आलेख बनाएंगे। तो जो तो 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे उसी तरह से, जैसे तुम लोग 10th क्लास में मान लेते थे x के -2 -1 0 अपने मन से लेते थे और y के मान कहाँ से निकालते थे? समीकरण 1 से। लेकिन यहाँ पे तुम जो टेबल बनाओगे वो केवल 3 कॉलम वाली बनाओगे, एक जे और एक जे, और 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। ठीक है, समझते भी जा, मैं आराम से बहुत धीमे धीमे समझा रहा हूं। चल देखो, समीकरण 1 में y का मान 0 रखो, y का मान 0 रखेंगे तो x का कितना मान आएगा? 8/3 आएगा, 8/3 आएगा। ठीक है, अब तुम y को 0 और x को 0 कर दो तो y का मान 2 आएगा। तो ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो 10th क्लास की नियम है। चल अब समीकरण 2 में y की जगह 0 रखेंगे तो 11/5 आएगा x का मान, और अगर x को 0 करेंगे तो y का मान आएगा 11/2। ठीक है, अब अपन बनाते हैं ग्राफ। आगे ये x और ये मूल्य। अब बताओ, सुनो, 8/3, 0 का बिंदु कहाँ पे आएगा बताओ? 8/3 माने 3 दूनी 6, 2 से ज्यादा मतलब 2.6 के करीबन। तो यहाँ मान लो 8/3, 0। ठीक है, और 0 2 का ये y अक्ष पर आएगा, है ना? इसको यहाँ मान लो और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, कॉपी पे स्केल से मिला देना। मैंने यहाँ एक असम का 1। ठीक है, अब क्यों जी 11/5, 0 का पॉइंट कहाँ पे आएगा? 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, 2.2 माने इससे पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/5, जी। ठीक है, और 11/2, 0 11/2 तो ये आ गया 5.5, 5.5। 11 के आगे क्या होंगे? 5.5, तो 5.5 माने ये तो ऊपर निकल जाएगा, यहाँ थोड़ा बहुत अंदाज चल जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नाप के नहीं लिख रहे। 0 11/2। हाँ, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ठीक है, तो यहाँ आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब रुक जाओ 1 मिनट। ये तो 10th क्लास का काम हो गया, और एक चाहो तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हो तुम लोग, क्यों? प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हो क्या? बताओ कैसे निकालते हैं प्रतिच्छेद बिंदु? समीकरण 1 और 2 को हल करके। तो समीकरण 1 और 2 कैसे हल होगी? ऐसा करो, विलोपन विधि लगा दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, नीचे वाली समीकरण 3x - 4y = 8, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 10x और 2 दूनी 4y और 11 दूनी 22। इसमें 2 का गुणा क्यों कर दिया? क्योंकि y वाले मान बराबर हो गए, चाहे x का विलोपन करो चाहे y का विलोपन करो पहले,
तो 2 का गुणा करिए, 2 पंजे 10, 2 3 4 और 11 दूनी 22 और घटा दो, तो माइनस के कितने 7 और ये कट गए पूरे, और ये माइनस के कितने बचे 2 गए तो 16 14 है, और x बराबर आ गया 2। x का मान समीकरण इसमें रख दो एक में, तो ये 3 दूनी 6 कटेंगे 8 में से, तो 2 बचे 2, तो 1/2 आ गया, y आ गया 1/2, तो ये आ गया 2 और 1/2। चलो इतना बना लो, ये रबर है, ये काम नहीं करता। सर कौन सा बिंदु है सर बी? प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, दोनों रेखाएं जहाँ काट रही है वो प्रतिच्छेद बिंदु। अब रुक जाओ 1 मिनट, सुनो, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ आगे इसके आगे ग्राफ की बात क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, x और y दोनों की जगह क्या रखो 0, x y दोनों की जगह 0 रखो, तो 0 बड़ा होता है क्या 8 से? भाई 0 कैसे बड़ा होता है 8 से? 0 ना तो 8 से बड़ा होता है और ना बराबर हो सकता है, तो ये असत्य आ गया, असत्य कथन है। असत्य कथन आ जाए तो समीकरण 1 की जो बाउंड्री है ना, उस पे जो आदमी खड़े हैं वो किधर भागेंगे, दूर की बाहर, क्यों जे बॉर्डर है जी, मान लो इंडिया का बॉर्डर है तो पाकिस्तान की तरफ ही भागेंगे जी, आतंकवादी वापस, ठीक है, बैक टू पाकिस्तान। चल अब आया ऐसे ही लिखो, आशंका 2 से, इसमें भी 0 0 रखो, तो 0 ये भी असत्य है, ठीक है, तो ये भी बाहर ही भगेंगे। अच्छा जी बताओ, इसका मतलब ये कहां से आए हैं सब? पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का बॉर्डर कौन सा हो गया? ये हो गया, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, क्यों ये है ना, तो बस अब इसको थोड़ा सा और शेडेड कर दो, दिखाई देने लग रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र माने सभी लोग इस क्षेत्र की, ठीक है। चलो अब ये अपना ग्राफ बन गया, पहली बात तो ये है यहाँ तक सही बन जाना चाहिए ग्राफ। टीचर कोई भी कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले ग्राफ देखता है कि ग्राफ सही बन गया कि नहीं, हैं? आ जाएगा, चलिए हाँ, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमित क्षेत्र, अपरिमित अनबाउंडेड बोलते हैं, बाउंडेड नहीं है ना, खुला है। अपरिमित माने क्या है? खुला, खुला बात। हाँ, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र तो सबको बोलते हैं, चाहे परिमित हो चाहे अपरिमित हो। तो जी कौन सा है? अपरिमित माने अनबाउंडेड। भाई अनबाउंडेड बाउंडेड दो तरह से होती है। जैसे ही दूसरा सवाल, भाई एक सवाल से मान लो कोई पूरा नहीं सीखता तो दूसरे सवाल से सीखता है। एक सवाल से थोड़ी कम आती है, दूसरे सवाल से ज्यादा समझ में आती है चीजें, ठीक है। अब कोई सोचा एक ही चीज कई बार में पढ़ते हैं तो असंभव हो जाता है, तो ठीक है। हाँ भाई एक दिन में कोई मरीज सोचे कि तुरंत एक ही दिन में ठीक हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। कई बीमारी ऐसी होती है उनमें टाइम लगता है ठीक होने। कई होता है कि सिर में दर्द ठीक हो जाएगा 1 घंटे में, तो छोटा सवाल हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ना नहीं जल्दी उतार लो, अभी तो बहुत काम है इसमें। चलो मैं इधर
जोता लिया। जी जैसे लास्ट अरे 0 0 रख दो बस, असम का 1 में और 2 में बनो हैं, और सत्य कथन लिख देना बस। फॉल्स। अब इसके बाद सुनो, अब लिखेंगे कोणीय बिंदु, हाँ कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, हाँ अब देखते जाओ, ए इधर देखो फटाफट, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं इसके, ऐसा करो इसके नाम दे दो, ए बी और ये सी, ठीक है। ये कितना है 8/3 ठीक है। बी कितना है, और तीसरा सी कितना है 0 11/2 है ना। अब जे वाले मान अपन उद्देश्य फलन में रख दो, तो 60 गुणा 8/3 और 80 गुणा 0। जे मान काय में रख दिए शिवानी, इधर देख लो नहीं तो जे निकल जाएगा कि कैसा है, ठीक है। जे वाले जो बिंदु हैं वो काय में रखते हैं उद्देश्य फलन में। अभी तो एक बार में जितना समझ में आ रहा है उतना समझते जाओ, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट तो दिखाई दे रहे हैं ग्राफ में। फिर ये वाले बिंदु रखते हैं उद्देश्य फलन में। उद्देश्य फलन में माने x की जगह कितना 8/3 और y की जगह कितना 0, तो इसको अपन हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 860 3 से काट दो जी, है ना 160 रुपए, ठीक है। ऐसे ही इसको रखो x की जगह 60 गुणा 2 और ये 80 गुणा 1/2, तो ये तो 120 जे होगा 40 जे होगा 160 जे आ गया, 160 जे आ गया, है ना। अब इसको रखो 60 गुणा 0 और 80 गुणा 11/2, जी कितने हो जाएंगे 2 से 40, जी तो 440, जी तो अपना मतलब कई बिंदु नहीं है ना। अपने न्यूनतम लागत वाले 2 बिंदु आ गए, कौन कौन से ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि एबी रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे सब न्यूनतम लागत वाले होंगे, ठीक है। उत्तर कैसे लिखेंगे, ए तथा बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर या रेखा के सभी बिंदु न्यूनतम लागत 160 रुपए होंगे। ए तथा बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के सभी बिंदु न्यूनतम लागत 160 रुपए देंगे। मतलब 160 या 160 से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, मतलब न्यूनतम ए और बी वाली रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे सब क्या होंगे न्यूनतम लागत वाले। अब हो गया पूरा, बता ठीक है। तो वैसे तो काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि रैखिक प्रक्रम का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब व्यवहारिक जीवन में पूरा उपयोग है इसका। ये बच्चा भी इधर दे दो, नहीं तो उधर निकल